हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इस समय हमारे चैनल पर लगातार हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और उसी सीरीज़ में ये हमारी क्लास 4 है। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 14 to 15 स्कीम्स को कवर कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर किया है और आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने क्लास फर्स्ट में देखी थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये हमने क्लास 1 में देखी थी। क्लास 2 में हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वावलंबन स्कीम, स्वाभिमान स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को देखा था। ये हमने क्लास 2 में देखा था। और क्लास 3 जो मैंने अभी कल ही आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को कवर किया है और इसके साथ 2 और स्कीम्स को कवर किया है क्लास 3 में। तो ये वाली स्लाइड तो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो क्लास 3 में ये 2 स्कीम्स के साथ हमने इन 2 स्कीम्स को भी कवर किया है, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। तो ये हमारी क्लास 3 तक हो गया। अब आज हमारी क्लास 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको कि बोलते हैं MG नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इतनी योजनाओं को आज की क्लास 4 में हम कवर करेंगे। और बस इसके बाद हमारी ये 5 योजनाएं बची जो आपको क्लास 5 में मिल जाएंगी। और हमने 5 क्लास में टारगेट रखा था कि 5 क्लास में हमें सारी की सारी स्कीम्स कवर करनी है, और हमने दोनों स्लाइड्स की हम सारी स्कीम 5 ही क्लासेस में कवर कर लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या सिर्फ इतनी ही योजनाएं पढ़नी है। देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये वो सारी हैं, इन्हें हमने 5 क्लास में पहले कवर करना है। इसके बाद जो लास्ट 1 ईयर की इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, यानी लास्ट 1 ईयर जो अभी गया पूरा आपका 1 साल की, लास्ट 1 ईयर की वो स्कीम्स कुछ इंपॉर्टेंट होंगी जो हमें साथ के साथ कवर करनी है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी क्लास 6, जिसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर की लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के आएंगे। लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें 6 से 7 स्कीम्स को हमें एक साथ कवर करना पड़े, क्योंकि वो एक ही वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम 1 साल की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को ही कवर करेंगे। तो ये 6 वीडियो टोटल आपके हो जाएंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के। और अगर इतना आपने कवर कर लिया तो आपको स्कीम से रिलेटेड किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतनी स्कीम्स को कवर करके जाइए, निश्चित ही इनमें से कुछ ना कुछ स्कीम्स आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगी। तो बस आपको इन वीडियोस को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर आप नए हैं और अपनी तैयारी ऐसे ही लगातार करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, आज की जो भी योजनाएं हमें पढ़नी है उन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से। देखिए, ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसको शॉर्ट में DDU GKY बोलते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि हम स्कीम्स की ये 4th क्लास पढ़ रहे हैं। यानी जो केंद्र सरकार जिस योजना को चलाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि उसी ने इस योजना को वो बनाया है, और इस योजना में जितना भी पैसा इन्वॉल्व है, यानी जितना भी फंड प्रोवाइड कराना है, वो भी केंद्र सरकार ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। उन स्कीम्स को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कब लाई गई थी? 2014 में, और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक पार्ट है। ये जो स्कीम है ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो रूरल मतलब जो ग्रामीण जगह हैं उस पर जीवन शैली को अच्छा बनाया जा सके, उस मिशन के अंतर्गत ही इस योजना को लाया गया था, जिस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो रूरल पुअर फैमिलीज़ हैं, यानी जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं, उन्हें इनकम्स की डाइवर्सिटी प्रोवाइड कराना, यानी बहुत सारी इनकम के ऑप्शंस उनके लिए उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और केटरिंग द करियर एस्पेरेंट्स ऑफ रूरल यूथ, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना और गरीब ग्रामीण परिवारों को इनकम्स की नए नए ऑप्शन देना, यानी इनकम्स भी उन्हें उनकी जनरेट हो, उन्हें इनकम्स मिले और उनके करियर बढ़े। तो मतलब क्या है कि कुल मिलाकर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत। अब इस योजना का फोकस किस पे है? रूरल पुअर यूथ पर, यानी कि ग्रामीण गरीब जो युवा हैं उन पर इसका फोकस है, क्योंकि उनके ही करियर को बनाना है और उनकी अधिक से अधिक इनकम हो, वो बेरोजगार ना रहे बल्कि उन्हें रोजगार आसानी से मिले, उनको अच्छा करियर मिले, उनको प्लेसमेंट उनका हो आसानी से। वही इस योजना का उद्देश्य है। इसकी वजह से इसकी एज क्राइटेरिया कितनी रखी गई है? 15 से 35 वर्ष, 15 to 35 ईयर्स।
और ये किसके लिए है? स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गेट प्लेसमेंट। तो मैंने अभी बोला ना प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो योजना है ये आपको स्किल प्रोवाइड कराएगी, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, इस तरह के कई कार्यक्रम्स करेगी, जैसे कि स्किल इंडिया कार्यक्रम या मेक इन इंडिया प्रोग्राम। कई तरीके के प्रोग्राम्स सरकार कराती रहती है बीच बीच में लगातार। तो वो सारे के सारे जो कार्यक्रम्स प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जो यूथ है, खास तौर पर रूरल पुअर यूथ, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके प्लेसमेंट्स होते हैं और उसकी इनकम जनरेट होना स्टार्ट होती है। तो ये जो योजना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान आपको रखना है क्योंकि ये ग्रामीण पुअर यूथ के लिए है। तो ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारी पहली योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं एमजी नरेगा। ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, यानी वही मिनिस्ट्री जिसकी बात हमने अभी दीनदयाल उपाध्याय में की थी। कब ये लॉन्च हुई? 2005 में। और ये किसके लिए है? फॉर द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो या इस योजना के तहत वहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करा जाती है रोजगार की, यानी गारंटेड रोजगार मिलेगा, वो इस योजना का उद्देश्य है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि 100 दिन की आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी हर साल वित्तीय वर्ष के दौरान, टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो मैंने अभी बोला था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और इसमें एक चीज़ रखी गई कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ टू बी द वुमेन, यानी जो 1/3 भाग होना चाहिए कामगारों का जिन्हें देना है 100 दिन का काम, उनमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो योजना है वो किसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है? जो क्रॉनिक पॉवर्टी है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है उसे डिस्ट्रॉय करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में जो वेतन है वो पेड किया जाता है स्टैच्यूटरी मिनिमम वेजेस के तहत फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स को, जो कि आता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत। यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जितना वेजेस लिखा गया है वर्कर्स के लिए, कामगारों के लिए, उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी ग्रामीण में जो कामगार हैं उनको। इसमें जो वर्क होगा वो मिलेगा विद इन 50 डेज ऑफ डिमांडिंग इट, यानी जब आप डिमांड करेंगे, आप जाएंगे काम लेने के लिए, तो आपको 15 दिन के अंदर ही अंदर काम दे दिया जाएगा। और इस योजना की प्लानिंग का जो भार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसकी प्लानिंग करेगी और ग्राम सभा इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करेगी। तो ये एमजी नरेगा जो योजना है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब हम थर्ड योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY। इसका उद्देश्य है टू incentivize employers for employment generation by government paying for full employers EPS contribution of 12% for new employees for the first time 3 years of their employment and applicable for unemployed person that are same skill and unskilled। ये सारी योजनाएं आप देख रहे हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट EPS यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड स्कीम, लेबर्स एम्प्लॉयमेंट, इन्हीं की बात बार बार आ रही है, इसीलिए ये EPFO के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है और सब अच्छा से क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये जो योजना लाई गई है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ये रोजगार को प्रोत्साहित करेगी कैसे? ये ऐसे रोजगार को प्रोत्साहित करेगी जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो EPS का कंट्रीब्यूशन करेगी 12%। किन के लिए? जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनको पहली बार किया जाएगा कम से कम 3 साल तक जब तक उनका एम्प्लॉयमेंट रहेगा। EPS का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, यानी जो पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराई जाती है उस पेंशन स्कीम के तहत जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जो प्रीमियम दिया जाता है, एक तो दिया जाता है एम्प्लॉयर्स की ओर से। अगर आपने इंडस्ट्री रिलेशंस का पढ़ा होगा तो आपको जानते होंगे कि जो पेंशन्स होती हैं उसमें एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स करता है, एक कंट्रीब्यूशन जो उसके इंडस्ट्री का ओनर होता है वो करता है। लेकिन जो भी इस योजना में आएगा तो उसका 12% जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, भारत सरकार करेगी। और इसके साथ ये तो उनके लिए है जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पा गए हैं और 3 साल तक लगातार वो काम को कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये अप्लीकेबल है उनके लिए भी जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी जिनको अभी काम नहीं मिला है लेकिन वो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, वो यानी वो काम को या तो थोड़ा बहुत जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन है? ध्यान देना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो इसकी जो मिनिस्ट्री है
जो इसका मंत्रालय है जो इस योजना को लाया है और इसको कार्यान्वित करेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको अनाउंस किया गया था बजट के दौरान 2016-17 में। और ये किनके लिए अप्लीकेबल है, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है? सारे वर्कर्स तो नहीं हो सकते, इसके लिए वो वर्कर्स एलिजिबल है जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है। और इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि इन्हेंसिंग एम्प्लॉयमेंट बाय रिबर्समेंट ऑफ 8.33% ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, यानी 8.33% का जो ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा और बाकी जो 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से किया जाएगा, ताकि उनकी पेंशन, उनकी अच्छी खासी जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतनी बाद में उनको पेंशन अच्छी मिलती है। और जब एक गारंटी होती है व्यक्ति को कि उसको अच्छी पेंशन मिलेगी, उसको काम करने के दौरान तो मिल ही रही है सैलरी, काम करने के बाद भी उसको बेहतर इनकम प्रोवाइड होती रहेगी, तो वो अच्छे से काम करेगा। तो ये आपकी योजना आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, जिस स्कीम का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये एक प्रकार का एक्ट भी है जो 2013 में लाया गया था और इसमें अब तक 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। और ये पूरे के पूरे स्टेट्स और यूटीज में है, यानी हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक सीधी सी बात करती है कि हर व्यक्ति को फूड मिलना चाहिए, फूड की सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई व्यक्ति हंग्री नहीं रहना चाहिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो जुलाई 5, 2013 में लाया गया, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है किसके लिए? वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी हर व्यक्ति को फूड मिले, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो कस्बे में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन हर व्यक्ति को, हर बच्चे को फूड प्रोवाइड होना चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें मिड डे मील लगाई जाती है। वो मिड डे मील मतलब उनको हर संडे को या कुछ ऐसे दिन निर्धारित किए जाते हैं, उस दिन उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की ओर से, जैसे खिचड़ी है या समथिंग दाल वगैरह जो भी वो प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो सब चीज़ें आती हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जिस एक्ट का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030। अब ये जो एक्ट है इसमें आपको ध्यान देना है कि 75% जो है वो रूरल पॉपुलेशन को ध्यान रख दिया गया है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को इसमें ध्यान दिया गया है और उसको सब्सिडाइज किया जाएगा, यानी उसको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी फूड ग्रेन्स के लिए अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस। पीडीएस आप जानते हैं ना, जो आप, अगर आप नहीं जानते तो आपकी मम्मी जानती होंगी कि जो पीडीएस होता है वो पहले, अभी भी कई जगह पे होता है बट पहले ज़्यादा होता था कि लोग जाते थे और वहाँ पर उनको अन्न मिलता था बहुत ही कम रेंज में, उसको बोलते थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें भारत सरकार सब्सिडी देगी फूड ग्रेन्स के ऊपर 75% ग्रामीण पॉपुलेशन के लिए और 50% अर्बन पॉपुलेशन के लिए, यानी 75% ग्रामीण लोगों के लिए और 50% शहरी लोगों के लिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाएगा इस एक्ट में, जिसको हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 2/3 पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जा सके। और एक इसमें और स्टेप रखा गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस, इसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, और इसमें एक हाउस होल्ड के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। तो जो मैंने पीडीएस सिस्टम बताया था वो सिस्टम क्या था, जिसमें जो राशन कार्ड लेके आप जाते थे और थोड़ी बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत ही अच्छा फूड मिल जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मिल जाता था। और जितने भी गरीब और ग्रामीण लोग थे वो इसको ज़रूर यूज़ करते थे। वैसे तो शहरी लोग भी, अच्छे खासे लोग भी इसको यूज़ करते थे, बट जो ग्रामीण गरीब लोग थे वो तो निश्चित ही इसको यूज़ में लाते थे। और कई जगह अब भी इसको यूज़ में लाया जाता है। राशन कार्ड होता है और राशन कार्ड के थ्रू ही वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं, यानी पीडीएस में जाते हैं, और उनको बहुत ही मिनिमम प्राइस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड जाती है। वो मिनिमम इसीलिए है क्योंकि भारत सरकार उसको सब्सिडाइज करती है, यानी उस पर सब्सिडी देती है। अब ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीएन यानी भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह इस एक्ट को लाया गया, क्योंकि फूड को प्रोवाइड कराना तो सब जगह ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह ज़रूरत है, तो पूरे भारत में इस एक्ट को लाया गया है। और इसमें अब तक 80 करोड़ लोगों को कवर कर लिया गया, यानी 80 करोड़ लोग इससे अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं और हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्राप्त कर चुके हैं।
अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन रखे गए हैं। एक्सक्लूजन तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फ्री में मतलब बहुत ही कम पैसे में ऑलमोस्ट फ्री में ही फूड लेने के लिए वो डुप्लीकेट लाइसेंस या डुप्लीकेट राशन कार्ड बना देते हैं। तो जो इन एलिजिबल है फेक डुप्लीकेट राशन कार्ड दिखाते हैं। या फिर मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि राशन कार्ड जिसके नाम पे वो व्यक्ति अब नहीं भी रहा, उसकी डेथ हो चुकी है, तब भी उसके अकाउंट के नाम से राशन को लिया करते हैं। तो उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी उन्हें बाहर रख दिया गया है। साथ ही जो माइग्रेशन वाले हैं, यानी जो एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार जाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उन्हें भी इस एक्ट से बाहर रखा गया है। और इसमें कवरेज जो मैंने आपको बताई है कि इसमें 75% तो रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया है। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये एक अंत्योदय अन्न योजना के तहत भी चलती है, यानी इसी एक्ट के अंतर्गत एक योजना चलती है जिस योजना का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंत्योदय अन्न योजना किस एक्ट के अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2030। और इसमें जो प्रायोरिटी है वो हाउस होल्ड को दी गई है, यानी जो घर हैं, चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो चाहे वो अर्बन हाउस होल्ड हो, उनके लिए ही ये योजना लाई गई है। और इस अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो प्योरेस्ट पुअर है, यानी गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, उसको 35 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाएगा पर फैमिली पर मंथ, यानी 35 किलोग्राम तक का उसको अन्न प्रोवाइड किया जाएगा एक फैमिली को एक महीने में। और इसकी प्रायोरिटी रखी क्या गई है कि एक पर्सन के लिए कम से कम 5 किलो फूड ग्रेन मिलना चाहिए पर मंथ, यानी एक व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम अन्न हर महीने प्रोवाइड कराएगी और एक फैमिली के लिए, पूरी जो कंप्लीट फैमिली है उसके लिए 35 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड कराएगी हर मंथ। तो ये जो सारे के सारे मेन की पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 75 और 50% रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए है, स्टेट वाइज इसका कवरेज किया गया है। और इसमें प्लानिंग कमीशन जो है वो इस योजना को पूरा का पूरा देख रेख करेगी। प्लानिंग कमीशन, जिसे अब जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। अगर फुल फॉर्म आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। और ये जो योजना है, इसमें जो स्टेट का काम है वो काम है कि वो जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी, स्टेट्स और यूटी में जितने भी हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नमेंट को दी गई है, जैसे दिल्ली वगैरह होते हैं, उनको दिया गया है कि वो क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन सेट करें, यानी जो एक तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करें कि सही लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना ले जा पाए इस योजना का लाभ जिसके पास ऑलरेडी फूड को लेने की कैपेसिटी है, उसकी हैसियत है उस चीज़ को प्राप्त करने की। और सेक्शन 10 के अंतर्गत एक्ट प्रोवाइड करता है कि विद इन द नंबर ऑफ पर्सन डिटरमाइंड फॉर कवरेज अंडर टीपीडीएस द स्टेट गवर्नमेंट शैल आइडेंटिफाई द हाउस होल्ड। तो मैंने क्या बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही आइडेंटिफाई करेगी। तो ये आता किस में है? ये आता है इस योजना की सेक्शन 10 में। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई तो करेगी, लेकिन ये अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना इस एक्ट के अंतर्गत आती है। और इसमें गाइडलाइंस ये डाली गई हैं जो भी इस स्कीम में है कि जितने भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं, यानी जो गरीब ग्रामीण फैमिलीज हैं, उनको ही यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है और आपको उनको इस योजना के अंतर्गत कवर करना है। ये है स्टेट गवर्नमेंट का मेन काम। तो ये योजना आपको आई होप कि समझ में आ गई। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको चारों की चारों योजनाएं अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए। तो अब हमारी काफ़ी योजनाएं, ये वाली स्लाइड तो हमने पूरी की पूरी ही कवर कर ली थी, और इस स्लाइड में भी हमने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सॉरी ये वाला नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, इतनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें सिर्फ बची हैं 2 ये और 3 ये, जिसे हम जो क्लास 5 लाएंगे उसमें हमारी ये दोनों स्लाइड कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन 5 योजनाओं को हम कवर कर लेंगे। और क्लास 6 जो हम आपके लिए लाएंगे उसमें जो 1 ईयर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं केवल उनको ही लाएंगे, और 6 क्लास में आपका पूरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर सारे क्लासेस नहीं देखे तो उसे एक बार जरूर देख ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। पीडीएफ की मैं आपको बता दूं कि ईओ का ये कंप्लीट पीडीएफ पैकेज मैंने बनाया है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी 11 पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस के आपको 7 पीडीएफ मिलेगी, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के आपको 6 पीडीएफ मिलेंगी। और अगर आप एपीएफसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की 11 पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस की 7 पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की 6 पीडीएफ, कल्चर हेरिटेज की 6 to 7 पीडीएफ, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन की 2 पीडीएफ एंड इंश्योरेंस की 4 पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और इन पीडीएफ जो पैकेज के अंतर्गत रखी गई हैं, इन पीडीएफ के अतिरिक्त जितनी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो अकाउंटेंट्स की हो, वो सारी की सारी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल रही है। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे पेमेंट करना है, इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।